Good morning and Jai Hind all the students of class 11th. Today we will learn the remaining part of thermodynamics. This topic, different types of enthalpy, was already introduced to you. We have discussed a lot about different type of about enthalpy, and now we will try to understand what are the different types of enthalpies. First type of enthalpy we are going to discuss here, that is your first here you should understand one term is standard enthalpy. What is standard enthalpy? This word should be known to us. स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी जब किसी भी रिएक्शन को हम स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर कराते हैं तो उसमें जो एंथैल्पी की वैल्यू निकलती है वो एंथैल्पी की वैल्यू क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहलाती है। तो किसी भी प्रकार के एंथैल्पी का जब हम लोग निर्धारण करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर जब रिएक्शन को कैरी आउट किया जाता है तो वहां जो एंथैल्पी की वैल्यू हमको मिलती है उसे हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? स्टैंडर्ड प्रेशर, जो स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो आपका 1 बार होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, सामान्यतः दिमाग में ये सेट हो जाता है कि 1 बार ना होके 1 एटीएम होगा, तो 1 एटीएम नहीं है, ये 1 बार है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो लिया जाता है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर इसको केल्विन में आप लेना चाहें तो ये 278 केल्विन आएगा। किसी रिएक्शन को जब हम इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर प्रोसीड करवाते हैं तो उसमें एंथैल्पी की वैल्यू में जो परिवर्तन होता है या जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहलाता है। अगर ये प्रेशर और ये टेम्परेचर हम नहीं बना पाते हैं और रूम टेम्परेचर पर अपनी रीडिंग लेते हैं तो रूम टेम्परेचर पर एंड प्रेशर पर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो एंथैल्पी चेंज हमको मिलता है उसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? उसे हम लोग सिंपली एंथैल्पी चेंज कहते हैं। एंथैल्पी चेंज, इसे हम लोग सिंपली एंथैल्पी चेंज कहते हैं, ये ध्यान में रखना। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी चेंज दो अलग टर्म हैं। यदि कंडीशन स्टैंडर्ड है, प्रेशर स्टैंडर्ड है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इस पर एंथैल्पी को रीड किया जा रहा है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहलाएगा, अन्यथा क्या कहलाएगा? अन्यथा सिंपली एंथैल्पी चेंज कहलाता है। तो इसके बाद अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज के बारे में पढ़ते हैं या एंथैल्पीज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला एंथैल्पी हम लोग यहां पढ़ते हैं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है? कंबशन आप जानते हैं, द रिएक्शन in which heat and light is generated is called combustion. Combustion is a kind of oxidation reaction in which heat and light both are emitted. Heat is essentially emitted, light may be emitted, may not be emitted. It may happen, but heat will be emitted. Under that condition, this enthalpy is called enthalpy of combustion. Let us try to see the definitive terms, definition of enthalpy of combustion. What is the definition? The amount of the enthalpy change, the enthalpy change in burning, change in burning 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is called enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion. So see here, the term which is very essential, which must be focused by you, is what? 1 mole of a substance.
ये हमको ध्यान में रखना है कि इसके डेफिनेशन में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की बात की जा रही है। 2 मोल पर ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं निकल सकता। तो ट्राई टू सी द एग्जांपल हियर। इफ कार्बन इज बर्न, दैट इज सिंपली योर कोल। इफ इस कोल इज बर्न इन ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। हियर 1 मोल ऑफ कोल इज टेकन, then enthalpy change, that is what your delta H. The value of delta H here will be negative because the reaction is exothermic. अब आप जानते हैं कि जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो एंथैल्पी चेंज को हम लोग नेगेटिव साइन से शो करते हैं। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तो एंथैल्पी चेंज को हम लोग पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। तो कोई भी बर्निंग, जैसा कि बर्निंग की कंबशन की अपनी परिभाषा में है, क्या है? The oxidation reaction in which heat and light is emitted is called combustion. तो वैसे कंडीशन में प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहां जो डेल्टा एच की वैल्यू आपको मिलेगी, जो भी वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो, वो आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाएगा। 1 मोल सब्सटेंस के लिए लिया था। अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को स्टैंडर्ड करते हो तो स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 1 बार है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मेंटेन करके आप इस कैलकुलेशन को करते हो, इस रिएक्शन को कैरी आउट करते हो, तो यहां जो एंथैल्पी चेंज आपको मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन में खास बात क्या है, ध्यान देना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये रिएक्शन सब कुछ वही होगा, बस केवल एक परिवर्तन करना है कि प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए। प्रेशर हमारा 1 बार होना चाहिए और टेम्परेचर मस्ट बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस कंडीशन को आप फुलफिल करते हो तो जो एंथैल्पी चेंज यहां आपको मिलती है वो एंथैल्पी चेंज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन का रहेगा। अगर ये मेंटेन नहीं है तो इसे हम सिंपली एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। तो फर्स्ट हमने इस चीज को देख लिया। यू कैन सेट डिफरेंट एग्जांपल्स। आप कोई भी एग्जांपल यहां सेट कर सकते हो। बहुत जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं सबके सब जलते हैं और किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके हम जला सकते हैं। नाउ सी वी आर टर्निंग टू द सेकंड टॉपिक, second type of enthalpy. The second type of enthalpy which we are going to discuss here is enthalpy of atmotization. Enthalpy of atmotization. ये टर्म हम लोग देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमोटाइजेशन क्या है? तो एंथैल्पी ऑफ एटमोटाइजेशन का मतलब, जैसे कोई मेटल है तो मेटल जो है बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप गर्म करोगे तो गर्म करने से क्या, मेटल के एटम्स उड़ेंगे क्योंकि बॉन्ड उसका टूटेगा। अब बॉन्ड टूटने के बाद मेटल का एटम जो है हवा में जाएगा, यानी गैसेस फॉर्म में जाएगा। और 1 मोल एटम को लिबरेट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमोटाइजेशन कहते हैं। सी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required to convert 1 mole of, the amount of heat required to liberate 1 mole of atoms from the solid metal is called enthalpy of atmotization. ये टर्म है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन कर दिया जाए तो इस कंडीशन में क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमोटाइजेशन कहलाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ एटमोटाइजेशन को हम समझते हैं कि मेटल में जो एटम्स होते हैं उनके पास मेटालिक बॉन्ड होता है, ये आप जानते हैं। तो एटम भाग नहीं सकता क्योंकि वहां मेटालिक बॉन्ड लगा हुआ। अब उस मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी दी जाती है। जब जिस एनर्जी पर 1 मोल एटम गैसेस फॉर्म में चले आते हैं मेटल पे, उस एनर्जी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमोटाइजेशन कहते हैं। अब सिंपली अगर हम लोग लिखना चाहें
तो हम लिख सकते हैं जैसे सोडियम सॉलिड है, इसको हमने चेंज किया क्या गैसेस फॉर्म में, सोडियम जी। तो यहां जो एंथैल्पी चेंज होती है डेल्टा एच, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आपका रिएक्शन, ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक होने के कारण हमने डेल्टा एच को पॉजिटिव दिया। स्टैंडर्ड कंडीशन में जब हम इसकी रीडिंग करेंगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमॉटाइजेशन होता है। तो यहां एक बात और हमें समझना है कि एक ऐसा मेटल है जिसका आईपी सपोर्टिव है रिएक्शन के लिए। हम देखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाई इज प्लेटिनम नॉन रिएक्टिव, व्हाई इज प्लेटिनम नॉन रिएक्टिव, दो इट्स आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल इज अफोर्डेबल। ये सवाल कई बार बनता है, बेसिकली क्लास 11th में 12th में भी ये सवाल बनता है कि प्लेटिनम जो है उसका आईपी अफोर्डेबल है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन खो सकता है, कम एनर्जी में ही खो देता है, लेकिन ये नॉन रिएक्टिव क्यों, रिएक्शन क्यों नहीं करता। तो इसका रीजन यहां से मिलता है। रीजन ये है कि एबनॉर्मली हाई हीट ऑफ एटमोटाइजेशन, abnormally high heat of एटमोटाइजेशन। ये abnormally high heat of एटमोटाइजेशन है क्योंकि इसका मेटालिक बॉन्ड जो है वो बहुत मजबूत होता है प्लेटिनम में, और प्लेटिनम के एटम को रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये वजह है प्लेटिनम के इनर्ट होने का। तो हमने इसे भी देखा, एंथैल्पी ऑफ एटमोटाइजेशन को हमने देखा। आगे हम लोग तीसरे टाइप को डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज। थर्ड टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज इज हियर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। अगर हम किसी मॉलिक्यूल को बनाना चाहते हैं तो एक मोल मॉलिक्यूल को बनाएंगे कहां, स्टेबलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट से, तो वहां जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेट अस सी द डेफिनेशन। द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज in preparing one mole of a substance, from the established form of elements, ये टर्म जो है हमें ध्यान रखना है। स्टेबलिश्ड फॉर्म, जो एलिमेंट का स्टेबलिश्ड फॉर्म है उसको यूज करके क्या बनाना है हमको, किसी मॉलिक्यूल को बनाना है, एक मोल मॉलिक्यूल बनाना है। तो इसमें जो एंथैल्पी बदलती है, जो चेंज होता है, उसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। The enthalpy change in preparing one mole of a substance from the established form of the elements। अब यहां मैं एग्जांपल में ले रहा हूं आपको, जैसे कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, इनके रिएक्शन से क्या हम बनाएंगे, C6H6 बनाते हैं, बेंजीन बनाते हैं। तो यहां हम 6C लेते हैं, यहां 3S2 लेते हैं। तो इस जगह पर स्टेबलिश्ड फॉर्म में हाइड्रोजन का स्टेबलिश्ड फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल है, हाइड्रोजन क्लोरीडियम वही लगा है। लेकिन इस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स कार्बन के हैं, आपको मालूम, डायमंड कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बकमिस्टर फ्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ग्रेफाइट कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यहां कौन स्टेबलिश्ड फॉर्म है ये मेंशन करना होगा। तो यहां जो स्टेबलिश्ड फॉर्म कार्बन का होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म स्टेबलिश्ड है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को यूज करके इसे हमें बनाना। अब इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा, अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये हमें समझ लेना अच्छे से कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है हमेशा एक्सोथर्मिक इवेंट है, क्योंकि रिएक्शन इसलिए होता है कि एटम्स के पास एनर्जी ज्यादा है, अब वो अपनी एनर्जी को खोने के लिए रिएक्शन करता,
इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोस्टली इन 99% केसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो यहां डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा एच आपका निगेटिव आएगी। तो यहां जो भी वैल्यू आती है डेल्टा एच की, सपोज कीजिए एक्स आती है, तो ये एक्स क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, किसका, बेंजीन का। अब यहां हम लेते हैं S2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। अब हमें 1 मोल ही बनाना है, 1 मोल से ज्यादा नहीं बनाना। तो H2 यहां है, H2 यहां है। अब ऑक्सीजन को सिंगल करने का क्या उपाय है, सिंगल करने का उपाय है कि हम लोग हाफ दे दें, ठीक है। तो इस जगह पर H2O बनता है। अब चूंकि ये एक्सोथर्मिक इवेंट है, इसलिए यहां एंथैल्पी चेंज जो आएगा डेल्टा H नेगेटिव होगा और इसकी कोई वैल्यू होगी, मान लिया इसकी वैल्यू Y। नॉर्मल इसकी वैल्यू जो आती है 13.3 जूल के आसपास आती है। तो ये जो आप देख रहे हो H2 प्लस हाफ O2, यहां में फ्रैक्शनल बैलेंस किया। और फ्रैक्शनल बैलेंस क्यों किया, क्योंकि डेफिनेशन ये कहता है कि 1 मोल, या सिंपली आप समझे तो एक मॉलिक्यूल ही बनाना है, उससे ज्यादा को नहीं बनाना है। तो इसलिए यहां फ्रैक्शनल बैलेंसिंग की जाती है। और एलिमेंट क्या होना चाहिए, एलिमेंट स्टेबलिश्ड फॉर्म में मिलना चाहिए आपको। तो यहां वो चीज हमको नहीं देखना, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नॉर्मली नहीं है। तो आगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद अगले टॉपिक पर आते हैं। एंड व्हाट इज दैट टॉपिक, द टॉपिक इज एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन क्या है, सी एंथैल्पी of a reaction, enthalpy of a reaction, ठीक है। if any reaction is carried out, then change in enthalpy, the change in the value of heat is called what, enthalpy of a reaction, ठीक है। तो see the heat change in a reaction is called enthalpy of a reaction, enthalpy of a reaction, enthalpy of a reaction, इसे लोग enthalpy of a reaction कहते हैं। आप डबल डिकम्पोजिशन मेथड कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे KClO3 हमने लिया और यहाँ MnO2 हमने रखा, फिर इस रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, बैलेंस करते हैं 2KClO3, तो यहाँ आ जाएगा KCl ट्वाइस KCl प्लस 3O2। अब आप जानते हो कि ये रिएक्शन कैसे हो सकता है, जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो डेल्टा H इस जगह पर हमको पॉजिटिव मिलेगा। क्यों पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में जो हीट लिबरेट होती है, सपोज दैट मैं यहां Q लिखता हूं, Q क्या है, Q यहां हीट लिबरेट करता है, लेकिन चूंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए हम यहां -Q लगाते हैं। तो ये -Q क्या बताएगा, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन को शो करेगा। ये -Q देख लो, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, ये आपका एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं फिफ्थ। एक्चुअली आई एम नॉट काउंटिंग हाउ मच आई हैव टॉट यू, लेकिन अगले टॉपिक को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहले हमें यह समझना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन को क्यों कहते हैं। ये आपको पता भी कि जैसे HCl है, ये NaOH है, जब ये एसिड है आपका, ये बेस है, एसिड और बेस का रिएक्शन कैरी आउट किया था तो सॉल्ट बनता है आपका NaCl प्लस H2O बनता है। अब इस रिएक्शन को केमिस्ट्री में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्या वजह है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहने का। तो हाँ, गौर करेंगे तो H+ क्या है, ये H+ जो है इसके एसिडिक बिहेवियर का कारण है, कॉज ऑफ एसिडिक बिहेवियर, कॉज ऑफ एसिडिक बिहेवियर, ये कॉज ऑफ एसिडिक बिहेवियर। और ये OH- आयन जो है, ये आयन जो है कॉज ऑफ
बेसिक बिहेवियर, कॉज ऑफ बेसिक बिहेवियर, ये बेसिक बिहेवियर का कॉज है, ये आप समझे। इन दोनों के मिलने से H प्लस और OH माइनस के मिलने से क्या बनता है, H2O बनता है। H2O क्या है, न्यूट्रल, न्यूट्रल, और इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये लॉजिक हमको मालूम होनी चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये क्यों कहा जाता है। अब ऐसे हमने याद कर लिया एसिड बेस रिएक्शन करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन ये वजह नहीं है न्यूट्रलाइजेशन का, वो चीज हमको समझना है। तो आगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात को करते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या है कि 1 मोल एसिड 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज करने में जितनी एनर्जी लिबरेट करती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, the enthalpy change in neutralizing 1 mole acid by 1 mole base by 1 mole base. 1 mole base is called enthalpy of neutralization. It's called enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एक मोल एसिड एक मोल बेस को जब न्यूट्रलाइज करता है तो उसमें जो एनर्जी चेंज होती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी की वैल्यू को हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यहां देखिए, जैसे मैं HCl का रिएक्शन NaOH से करा दिया, तो इस रिएक्शन को कराने में आपको मालूम है क्या बनेगा, ये NaCl बन जाएगा और यहां H2O बन जाएगा, ये बन रहा है। इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनके आयनाइजेशन में कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो सकती। तो जब एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी तो होगा क्या, वाटर के फॉर्मेशन का जो एनर्जी, जो आप यहां देखते हैं H2 प्लस हाफ O2, अगर ये रिएक्शन करता है H2O बनाता है, तो यहां जो वैल्यू निकलती है वाटर के फॉर्मेशन की एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की एक वैल्यू आपको मिलेगी जो 13.3 जूल होती है। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन डेटा सही है, 13.2 13.3 जूल इसी के आसपास होगा। तो यहां पे जो निकालते हैं इसकी एंथैल्पी क्या होगी, इसकी एंथैल्पी हमेशा आएगी कांस्टेंट, यह हमेशा कांस्टेंट आती है। तो एग्जाम में ये सवाल बनता है कि द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस is always constant. why? ये जवाब हमको देना पड़ता है। इसके बाद सवाल एक और बनता है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज वेरिएबल, दे गिव डिफरेंट रिजल्ट्स, व्हाई सो। तो यहां हमको इस बात को समझ के जवाब अपना देना है। अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस पॉइंट या टेक्निकल पार्ट है, और इस टेक्निकल पार्ट को भी हम लोग समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाई इज इट दैट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of strong acid and strong base, strong acid and strong base is always constant, otherwise not, ये सवाल आपका बनता है।
और इससे जवाब हमको देना पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, लेकिन एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट होगी। लेकिन यदि आप वीक एसिड लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लगाते हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड लगाते हैं, वीक बेस लगाते हैं, तो ये वैल्यू बदल जाएगी। क्यों बदलती है ये आप लोग देखते हैं, क्योंकि जब एसिड स्ट्रॉन्ग इन बेस है, व्हेन एसिड इज स्ट्रॉन्ग इन बेस, व्हेन एसिड इज एसिड एंड बेस, व्हेन एसिड and base are strong, acid and base are strong, no energy is consumed, no energy is consumed, no energy is consumed in ionization, तो आयोनाइजेशन में एनर्जी कंज्यूम नहीं करती है, तो एनर्जी जो निकलती है वो क्या होती है, किसकी एनर्जी होती है? The energy released is equal to the formation of, equal to the enthalpy of formation of water, enthalpy of formation of water, enthalpy of formation of water। ठीक है, तो ये सवाल बनता है यहां से, और बड़ा टेक्निकल सवाल बन जाता है। इसके जवाब देने में थोड़ा हमको सोचना पड़ जाता है, ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो शायद इससे जवाब भी हम नहीं दे पाए। सो फॉर द टाइमिंग दिस इज माय फर्स्ट वीडियो गोइंग टू यू आफ्टर ए short interval, because in my village corona was spread out and I stopped coming over the site, so I'm sorry dears for that kind of interruption by my side, and I hope that you will like and subscribe this video. Thank you.